पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और एक वक्त में 24-25% वेटेज जीडीपी में एग्रीकल्चर का था, अभी भी 20% के करीब है। जिस मुल्क में ज़राअत इतनी बड़ी हो उसे तो हर चीज़ में ख़ुद कफ़ील होना चाहिए। अजीब बात है ये कि कॉटन की थोड़ी सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलना शुरू हुई है, कॉटन की बेल्स हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं और वो भी मिलियन बेल्स। इसी तरह चीनी हम प्रोड्यूस करते हैं, चीनी की कीमतें काबू में नहीं आ रही। गंदम कभी हम एक्सपोर्ट करने की सोचते थे, 23 मिलियन टन हो रही है गंदम भी इंपोर्ट करने के लिए। ये क्या हुआ है? क्या ये पॉलिसी फेलियर है तो पॉलिसी फेलियर, लेकिन किधर है पॉलिसी फेलियर? इस पे हम आज बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद कयूम सुलेरी। हम इस प्रोग्राम जो हम आपके साथ करते हैं इसका नाम ही हमने पाथवेज रखा हुआ है। अब पाथवेज क्या करें अगर पॉलिसी ना हो पीछे? क्या पॉलिसी में कहाँ पे डिफेक्ट है? ताहिर, आप बजा फरमा रहे हैं। ये देखिए, पहले तो हम सिर्फ खुर्दनी तेल जो था वो मंगवा रहे थे, क्योंकि हमारे पास ऑयल सीड जो था उसकी प्रोडक्शन नहीं थी। ज़्यादा हमारा फोकस जो था वो हमारी स्टेपल क्रॉप्स जो थी, वीट, राइस और कॉटन, इन पे था। तो एक उज़र आपके पास मौजूद था कि जी ऑयल सीड नहीं हम उगा रहे तो खुर्दनी तेल बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। चाय जो है वो हम चूँकि कीनियन टी के शौकीन हैं तो चाय भी हमारी बाहर से आती है। इसी तरीके से पल्सेस जो हैं, पल्सेस भी उनका एक मेजर चंक जो है बाहर से आ रहा था। और आपकी उस बात से मैं मुत्तफ़िक हूँ कि अब ये लम्हा फ़िक्रिया है एग्रीकल्चर के हवाले से कि जो हम उगा सकते थे, यानी हम कॉटन उगा रहे थे। अब कॉटन जो है वो भी हमारी पिछले 2-3 सालों से जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो रहा, और इस साल तो 5 मिलियन बेल्स जो है वो शॉर्ट है। जो कोविड का पिछले साल हम बड़ा खुश हो रहे थे कि जी टेक्सटाइल मिल्स को रिकॉर्ड एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गए जो हमसाया मुल्कों से डाइवर्ट होकर हमारे पास आए थे स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से। अब अगर आपके पास कॉटन और कॉटन यार्न ही नहीं होगा तो वो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर जो है वो वहाँ पे ऑर्डर कैसे मीट करेंगे। इसी तरीके से कॉटन की जगह चीनी ले रही थी, वो कमाद की फसल ले रही थी, तो अब हमें पता चल रहा है कि जी चीनी जो है वो भी शॉर्ट होगी, तो चीनी भी बाहर से मंगवानी पड़ रही है। गंदम जो थी, गंदम भी हमने पिछले साल बाहर से इंपोर्ट की। अभी भी एहतियातन जो है वो टीसीबी को कहा जा रहा है कि वो कुछ गंदम जो है वो उसके अरेंजमेंट्स तैयार रखे। डिपेंड करेगा कि अभी हार्वेस्टिंग के बाद यील्ड क्या होती है, लेकिन कुछ ना कुछ गंदम के इंपोर्ट के इंदिए जो है वो भी दिए जा रहे हैं। तो आपके इस बात से मैं मुत्तफ़िक हूँ कि एक पॉलिसी निगलेक्ट लग रहा है, और ये पॉलिसी निगलेक्ट रातों रात नहीं होता है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि एक साल की वजह से, एक साल पॉलिसी ने इग्नोर किया और गंदम की फसल जो है या कपास की फसल जो है वो गायब हो गई है। यानी इस पे जब आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया R&D में पिछले कई दहाइयों से, आपके पास चावल बासमती की नई वैरायटी नहीं आई है, आपके पास गंदम की नई वैरायटी नहीं आई है, आपके पास कपास का अनसर्टिफाइड सीड जो है वो काश्त किया जाता है, जो सर्टिफाइड वैरायटीज़ है वो है ही नहीं है, जो कि आपकी जो है लेटेस्ट क्लाइमेट उसके साथ अडॉप्ट कर सकें। तो फिर इस तरह की सिचुएशन में आते हैं जैसे कि अब हैं। और ये सिर्फ 20% को जब हम कहते हैं कि कपास हमारा 20%, सॉरी एग्रीकल्चर 20% कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है जीडीपी में, अगर आप उसमें जो एग्रो बेस्ड एक्सपोर्ट्स हैं उनको भी ऐड कर ले तो यानी मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल सारी आपकी एग्रीकल्चर पे जा रही है ना, तो अगर आप उसको भी ऐड कर लेते हैं तो फिर ये इसका कंट्रीब्यूशन 20% से कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसे जब हम छोटे थे, मैं एक एग्रीकल्चर सेंट्रल पंजाब के एक शहर से हूँ, तो गैस जब तक नहीं थी आई हुई उस शहर में, तो मुझे याद है कि कॉटन की फसल के बाद वो पंजाबी में जिसे कहते हैं ना मच्छटी, हाँ। मच्छटी उसकी बची, वो घर में हमारे आके ढेर लगता था और वो चूल्हे में तंदूर में जला करती थी वो। अब वो सारी ज़मीनें जो है वहाँ पे गन्ना काश्त हो रहा है। तो ये और उसके बावजूद चीनी, उसके बावजूद, और चीनी का गन्ने का है कि जो सुक्रोज कंटेंट है, वो क्लाइमेट ऐसी है कि यहाँ पे क्यूबा और वो जो लैटिन अमेरिका उसके निस्बत सुक्रोज कंटेंट कम होता है। मीनिंग बाय कि आप यहाँ पे गन्ने से चीनी बनाएंगे तो उसकी यील्ड उतनी कभी भी नहीं आएगी और बाहर की चीनी से कोई कंपैरिजन ही उसका नहीं हो सकता, यानी कि आपको सब्सिडाइज। फिर ये क्यों कॉटन की जो आप तो साउथ पंजाब में सारी देखें वहाँ मिल, इसको क्यों नहीं रोका गवर्नमेंट ने? व्हाट डू यू थिंक? यार ये तो एक पॉलिसी, बहुत बड़ा पॉलिसी है ना, ये बहुत बड़ा पॉलिसी गैप आया, और इस पे तो आला अदालतों के फैसले भी हैं। शुगर मिलें उठा के लेके गए और लगा दिए, तो वो तो फैसले भी मौजूद हैं, लेकिन ये तो हो गया। लेकिन अब इस साल को अगर हम देखें, एक तरफ गवर्नमेंट पे इन्फ्लेशन का प्रेशर है, खुर्दनी तेल महंगा होता जा रहा है, पेट्रोलियम प्राइसेस
जो कोविड की रिकवरी बेहतर होगी, यूज़ ज़्यादा होता जाएगा, डिमांड बढ़ती जाए, सप्लाई पूरी दुनिया में जाहिर है। बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब ऑन टॉप ऑफ इट जब उस पर इम्पोर्टेड वीट का, इम्पोर्टेड शुगर का और इम्पोर्टेड कॉटन का प्रेशर पड़ेगा, तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए, और स्पेशली जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो मेंटेन करने की कोशिश की है हुकूमत ने, और जो ट्रेड डेफिसिट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो था गैप, उसको कम करने की जो हुकूमत कोशिश कर रही थी, वहाँ पे हिट तो होगी। क्या किया जाए पाथ फेज में? क्विक एक दो लाइनें का बताएंगे इसका क्विक। ट्रेड पे अभी बाद में हम आते हैं ब्रेक के बाद, कि अब आगे तो ज़ाहिर ट्रेड है, उस पे बाद में आते हैं। क्या किया पॉलिसी में, क्या एक चीज़ की जाए? ये इन द मीडियम टू लॉन्ग रन, ये रातों रात नहीं होगा, बट इन द मीडियम टू लॉन्ग रन आपको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एग्रीकल्चर में तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप यानी गन्ना ख़त्म करें भाई, नो, एग्रीकल्चर में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएं। गन्ना लगाना है तो गन्ने का जोनिंग कर लें और वहाँ पे गन्ना हो। और नहीं तो वो जो मिलें लग गई उन्हें क्यों उखाड़ के ले जाओ? देखिए, वो मिलों का इस वक्त जो आपकी चीनी की कमी हो रही है, वो इस वजह से तो नहीं हो रही कि गन्ना पैदा नहीं हो रहा। चीनी की कमी तो इसलिए हो रही है कि आपके सट्टाबाज बैठे हैं जो अभी एक्सपोर्ट कर देते हैं। कल शहजाद अकबर ने जो उन्होंने सारा रिवील किया है, और वो जो व्हाट्सएप ग्रुप्स उन्होंने दिखाए हैं, 115-16 अरब रुपए के करीब जिन लोगों ने फॉरवर्ड बुकिंग की हुई थी चीनी की, तो वो होर्डिंग है, और होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग, उसकी वजह से आपकी चीनी का रेट बढ़ रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि एक तो लॉन्ग रन में वो जो एग्रीकल्चर क्रॉप जोनिंग जो है उस पर भी ज़ाहिर है, और रिसर्च में भी नई सीड वैरायटीज़ की वैरायटी में आना चाहिए, 10-20 साल पुरानी, लेकिन सरे 10 मजिस्ट्रेट्स को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो जाके एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर्स करें। देखिए, इसमें एक चीज़ जो हुकूमत ने पॉजिटिव की है, और ये पहली दफ़ा हुआ है, आपको पता है इस मुल्क में केन कमिश्नर जो कि ये शुगर मिलों को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, मॉनिटर करते हैं, उनके पास ये मैंडेट नहीं, किसी एजेंसी के पास मैंडेट नहीं था कि वो शुगर मिल से पूछ सके कि उनके रजिस्टर्ड होलसेलर्स कौन कौन से हैं और उनको कितना स्टॉक जो है वो दिया गया है। बिल्कुल ठीक तो जब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन ही है, एसेंशियल कमोडिटी में आ जाता है ना, जो आपकी ओपन मार्केट है वो होनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपकी एसेंशियल कमोडिटी है, मेडिसिन आपकी एसेंशियल कमोडिटी है, आटा आपकी स्टेपल फूड है, वो आपकी एसेंशियल कमोडिटी है, चीनी हर घर की ज़रूरत है, वो आपकी एसेंशियल कमोडिटी है। तो ये जो एसेंशियल कमोडिटीज़ आती हैं, और जब आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 70-80 के करीब शुगर मिल्स हैं, तो अगर किसी हुकूमती इदारे के पास यह रिकॉर्ड ही नहीं है कि वो अपनी चीनी किनको बेच रहे हैं और कितनी बेच रहे हैं, तो वहाँ पे तो होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग और ये फॉरवर्ड ट्रेडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर होना चाहिए तो यहाँ पे। और ये हुकूमत ने अभी पंजाब में तो ये शुरू कर दिया है, बड़ा अच्छा। पिछले हफ्ते से उन्होंने इसमें अमेंडमेंट करके जो शुगर सप्लाई चेन का जो लॉ है, तो केन कमिश्नर को ये मैंडेट दे दिया। और ये बेसिकली SGPI ने इस पर काफ़ी शोर मचाया था जब हमने अपना फूड सिक्योरिटी डैशबोर्ड के लिए डाटा इकट्ठा करना शुरू किया, तो वहाँ पे आके पता चला कि इसका तो ना इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के पास होता है रिकॉर्ड, ना केन कमिश्नर के पास है, ना फूड डायरेक्टोरेट में है, ना DC के पास है। तो ये तो मादर पितर आज़ाद थी कि जिसको मर्जी बेचें, जिस मर्जी रेट पे वहीं पे अपने पास स्टोर कर ले, बेनामी अकाउंट्स पे हों। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसके बाद हम बात करते हैं, हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं। एक छोटी सी मैं एक वाक़या आपको 1 मिनट का बता के फिर हम ब्रेक लेते हैं। एक शुगर मिल को मैं जानता हूँ जिनका दूसरा बिज़नेस बेवरेजेस का है। शुगर की बोरियां वहीं से बेवरेजेस वाली में चले जाती हैं, और क्योंकि बेवरेजेस की जो सेल है उसको वो चीनी की कंजम्पशन से, क्योंकि कंसनट्रेट आता है बाहर से, अदरवाइज़ तो वो नापते हैं, तो ना उसकी सेल मैयर हो सकती है, ना चीनी की प्रोडक्शन मैयर हो सकती है, और डबल टैक्स की उसमें चोरी भी होती है। तो ये केन कमिश्नर्स को लगाने से मेरा ख्याल है ये भी फ़ायदा होगा। केन कमिश्नर तो पहले से है, उनका मैंडेट करने से दोनों तरफ टैक्सेशन में भी फ़ायदा होगा और हाँ। अवेलेबिलिटी में। यहाँ पे लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे तो हम आज के मसले पे बात करेंगे कि ये तो मिड टू लॉन्ग टर्म इशू थे, आज क्या किया जाए। अब इंपोर्ट करनी है तो वो इंटरनेशनल ट्रेड का बीच में मसला आ जाता है और वो पॉलिटिकल मसला हो जाता है, तो उस पर हम डिस्कशन करते हैं और उसके पाथ फेज के हैं। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब चीज़ें हमें मंगानी है, कॉटन मंगानी है। अब चाहे वो कॉटन हम मंगाएं इजिप्शियन कॉटन, लॉन्ग स्टेपल वाली इजिप्ट से, या यूरोप के जो कुछ छोटे मोटे मुल्क कर रहे हैं, या बाहर से, या हम साए से मंगा लें, हम इंडिया से, तो वो एक दफ़ा करके अब फिर रुक गया कि कश्मीर का मसला जब तक नहीं,
इसका क्या हल क्या है? मतलब जहाँ पे अगर हम इंडिया को फ़ायदा हो सकता है वो तो है, जिससे हमें फ़ायदा होता है वो तो, उसमें तो क्या मसला हो सकता है? देखिए सर, यहाँ पे असल में थोड़ा सा हमें चीज़ों को कंटेक्स्ट में देखना होगा। आपको पता है कि इंडिया ने WTO बनते साथ ही हमें मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दिया था। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब ये नहीं होता कि हाँ, मैं समझ रहा हूँ। आप सगे भाई बन गए हैं। उसका मतलब ये होता है कि वो जो टैरिफ पूरी दुनिया पे अप्लाई कर रहे हैं वही आप पे आप करेंगे। पे करेंगे, हाँ बिल्कुल ठीक है, हमने इंडिया को नहीं दिया था, और इसलिए नहीं दिया था कि हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है इलीगल ऑक्यूपाइड जो जम्मू और कश्मीर है उस पे। अभी जब 2019 में वाघा के रास्ते जो ट्रेड थी जब वो बंद हुई, तो अगेन वो इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर जो है वो उसी के इशू पे हुई थी। वो जो आर्टिकल 370 को रिवोक किया इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। अब हमें ज़रूरत है, और मैं ये भी मानता हूँ कि इस वक्त हमें 20% सस्ती चीनी मिल सकती है इंडिया से, कॉटन भी, और वो क्विकेस्ट मिल सकती है। मैं ये भी मानता हूँ कि कॉटन जो है वो भी सस्ती मिल जाएगी और जल्दी मिल जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें तो अपनी जगह, लेकिन जिस प्रिंसिपल स्टैंड्स को हम लेके खड़े हैं हमें उसको भी इग्नोर नहीं करना है। तो आपको एक इस पे कंसेंसस लाने के लिए, कंप्रोमाइज़ करने के लिए कहीं ना कहीं पे अपना प्रोटेस्ट भी रजिस्टर करवाना है। अगर इनमें मैं इंडिया के साथ ट्रेड की फेवर में हूँ, अगर चाइना और ताइवान जो है वो उनके दरमियान $150 बिलियन की ट्रेड जो है सालाना वो हो सकती है, और चाइना ताइवान को नहीं मानता, सिरे से तस्लीम ही नहीं करता। हम तो फिर तस्लीम करते हैं, हमारे अप्स एंड डाउन आते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन जो हैं वो हमारे रहते हैं, लेकिन चाइना तो सिरे से उस हुकूमत को मानते नहीं। और उसके बावजूद अपना हिस्सा वो कहते हैं रेनेगेड प्रोविंस है। तो उसके बावजूद वो $150 की उनके दरमियान ट्रेड हो रही है। तो ये तो अल्टीमेटली होनी चाहिए, लेकिन वो सारे के लिए जो आपको ग्राउंड बनानी है उस पर भी थोड़ा सा होमवर्क करना होगा ना। अगर हम इस वक्त मंगवा लेते बगैर कश्मीर का इशू जो है उस पर बात किए, तो फिर ज़ाहिर ही बात है कि इस हुकूमत पे भी ये इल्ज़ाम लगता और दाग लग जाता, और इंडिया भी ये कहता कि जी आपने उस वक्त तो यूनिलैटरली बंद कर दिया था कि जी हम ट्रेड नहीं करेंगे, और इंडिया ने भी उसके जवाब में हमारा मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस ख़त्म करके 200% टैरिफ लगा दिया जो हमारी एक्सपोर्ट इंडिया की तरफ होगी। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे आपको एक रिज्यूम भी करनी है, तो एक विन विन सिचुएशन में, एक ऑनरेबल सिचुएशन में उसको वैसे मोस्ट फेवर नेशन के तो मैं क्योंकि उस पर काम कर रहा था थोड़ा बहुत ज़माने में, जब ये हमायूं अख्तर दोहा एग्रीमेंट वगैरह के दौरान, आपको याद होगा वो, तो उस वक्त ये भी कहते थे कि इंडिया नॉन टैरिफ बैरियर, फॉर एग्जांपल जो पेरिशेबल गुड्स यहाँ से जाती थी उनको पोर्ट कलकत्ता की अलॉट कर देते थे, और उनकी कंजम्पशन होनी होती थी UPCP में आके, तो वो फ़ायदेमंद ही नहीं रहती थी अंदर से, बस में फिर उससे लंबा रास्ता वो करो। तो इसलिए वो कहते थे कि जो मोस्ट फेवर नेशन है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, चीज़ हमारी जा नहीं सकती। खैर बहरहाल ये एक अलग चीज़ है, हम वो वाली नॉन टैरिफ बैरियर अप्लाई नहीं थे कर सकते। लेकिन हैविंग सेड कि इस वक्त अगर हम इंडिया से नहीं मंगवा रहे, तो फिर अब हमें देखना है कि अब आगे हमारे पास क्या रास्ता रहेगा। तो जाहिर है अब इशू जो आएगा वो ये है कि जो बड़े टेक्सटाइल आपके एक्सपोर्टर हैं उनके पास तो इतनी लिक्विडिटी और उनके पास ये एसेट मौजूद था कि वो इजिप्शियन कॉटन मंगवा ले। जो आपके सेकंड ईयर है उनके लिए इशू बनेगा कि वो कॉटन, और जिन्होंने थोड़ी क्वांटिटी में मंगवानी है, फैसलाबाद की लूमें हैं जो, हाँ, तो उनके लिए एक इशू बनेगा। तो रोज़गार तो वहीं से मिलती है, क्योंकि बड़ा जो है वो तो उनकी स्विज़र वाली स्विस वो चलती हैं स्पिंडल और लूमें, तो ये छोटे जो चलती हैं वो मैंने, लेकिन इसमें भी अभी देखे तो उनकी मैंने वो जो फैक्ट्रियाँ थी वो बेशक तोल के लोहे में मैंने बिकती देखी हैं, बड़ा अफसोस होता था। लेकिन इसका जो अभी वे फॉरवर्ड मैं देख रहा हूँ, अभी तो एक जैली कमेटी जो है कैबिनेट की वो बनाई जा रही है, और वो जैली कमेटी इंडिया के साथ ट्रेड पे, और वो जैली कमेटी जो है वो फैसला करेगी। तो वो जो ECC के सारे डिसीजन जो है वो कैबिनेट में जाते हैं, कैबिनेट उसको इंडोर्स कर सकती है, या ECC तो खुद कैबिनेट होती है वैसे नहीं, लेकिन मतलब आई मीन तो देखें ECC तो कैबिनेट, लेकिन उसके बाद एक लार्जर कैबिनेट का भी तो रोल है ना। नहीं, वो तो उस वक्त है कि ECC अगर कैबिनेट को या डिफाई करे या अच्छा परफॉर्म ना करे, तो आपने वो मैंने कैबिनेट में वो चीज़ उस पर डिस्कशन हुई, उस पर मेजॉरिटी की राय थी कि भाई नहीं करना चाहिए, फिलहाल नहीं करना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि अगर ये इंडिया से नहीं हम ले सकते या नहीं लेते, तो व्हाट इज़ द सेकंड ऑप्शन, क्या या नहीं लेना चाहते, या नहीं लेना चाहते, व्हाट एवर। नहीं, चीनी की तो ऑप्शन बड़ी आसान है। चीनी का तो आपको पता चल रहा है कि कहाँ पे होर्डिंग है, कौन
चीनी तो मौजूद है, किसके पास, हाँ, किससे ब्लैक मार्केटिंग की है, कौन इसका रेट बढ़ा रहा है। तो चीनी पे तो हुकूमत ने पिछले 2-3 हफ्तों से जिस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेने शुरू किए, कंसिस्टेंटली लेती जाए तो मेरा नहीं ख्याल के सिरे तक ना पहुंच सके चीनी, हाँ, और चीनी के रेट में कोई आर्टिफिशियल जो इनक्रीज, जो कि उन्होंने स्पाइक जो है 4 महीने पहले बुक कर दिए थे सौदे 120 रुपए किलो के अप्रैल में। हाँ, जब ये एक्शन ले रहे होंगे उस वक्त चीनी जो है वो थोड़ी सी ज़रूर गायब होगी, लोग उसको ब्लैक मार्केट में लेके जाने की कोशिश करेंगे, होल्डर्स जो हैं छुपाने की कोशिश करेंगे, तो वो थोड़ी सी शॉर्टेज आएगी, आने का ख़तरा है। लेकिन उसको अगर आवाम बर्दाश्त कर जाए, जो तो आती है 2 हफ्ते की, तो मेरा ख्याल है कि रमज़ान तक चीनी की कीमतें जो है उसको स्टेबल कर मामूल पे लाया जा सकता है। कपास के लिए हमें ऑल्टरनेटिव देखने होंगे कि कपास, हर कोई तो इजिप्शियन कॉटन इंपोर्ट नहीं कर सकता। अभी सिंकियांग के साथ आपने देखा होगा कि ह्यूमन राइट्स की वजह से जो बड़े बड़े कुछ यूरोपियन ब्रांड हैं उन्होंने सिंकियांग की कपास जो है वो लेने से इनकार किया है, टेक्सटाइल में यान लेने से इनकार किए। तो शायद हमारे पास दूसरी ऑप्शन जो बचती है क्लोजेस्ट, वो चाइना। अगर वो अगर उस सूरत में अगर हमारे टेक्सटाइल सेक्टर में वो जो स्टेपल है सिंकियांग की कपास का वो कंपैटिबल है, और तीसरी ऑप्शन आपके पास फिर वेस्ट अफ्रीका रह जाता है। तो वेस्ट अफ्रीका में सरप्लस होगा वहाँ पे तो कॉटन क्योंकि ये जो हाई ग्रेड का है वो तो इजिप्शियन कॉटन ही होता है, लॉन्ग स्टेपल वाली, और स्टेपल ग्रेड के वो कितने सेंटीमीटर्स ना। लेकिन ये जो नीचे लूम की दूसरी होती है ये तो छोटे स्टेपल वाली कॉटन होती है, तो ये तो सिंकियांग में भी मेरे ख्याल है कोई भी कॉटन हो, तो वही ना, तो ये फिर आपको फुटी जिसे कहते हैं, तो ये तो आप देख सकते हैं कि फिर आप और कहाँ से लेते हैं इसको। तो चलें जी, इसके साथ ही प्रोग्राम हम ख़त्म करते हैं। लेकिन बहरहाल एक्सपर्ट हमारे का जो भी ख्याल हो, एक डिलेमा ही है कि एक नेशन है जिसके पास सब कुछ है और उस सब कुछ को वो कंट्रोल ही नहीं कर सकते और उसको अपने लिए पूरी तरह यूज़ ही नहीं कर सकते, और नीचे से जो बैठे हुए हैं प्लेयर्स जो हैं वो उनको स्पिन करते रहते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन भी है, गवर्नेंस का इशू है बुनियादी तौर पे, और पॉलिसी का तो लॉन्ग टर्म है। इस वक्त जो है अब देखें उसको किस तरह हैंडल करते हैं, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। हमारे प्रोग्राम को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम खबरें वक्त तक मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।